दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो में बताई गई सारी बातें बीबीसी न्यूज़ के एक आर्टिकल से ली गई है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। सवाल उठता है कि क्या इतिहास में राजपूती शान जैसी कोई बात थी? अगर थी तो इसमें कितना झूठ है और कितना सच। आम धारणा है कि राजपूत कभी युद्ध नहीं हारते हैं, वो पीठ नहीं दिखाते हैं, या तो युद्ध जीत कर आते हैं या जान देकर। अगर इसे सच्चाई की कसौटी पर देखें तो ऐसे कई किस्से हैं जिनसे ये धारणा गलत साबित होती है। 1191 की तराइन की युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। 1192 में फिर वही लड़ाई हुई और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद राजपूतों के युद्ध मुगलों के साथ, सुल्तानों के साथ, मराठों के साथ कई युद्ध हुए, लेकिन किसी में भी जीत नहीं मिली। ये ऐतिहासिक फैक्ट है। राजपूत युद्ध जीतकर लौटते थे या वीरगति को प्राप्त करके, ये हमेशा सच नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धा जिन्हें प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वो दूसरी लड़ाई हारे थे और उन्हें पकड़ा भी गया था। मतलब पृथ्वीराज चौहान को भी वीरगति प्राप्त नहीं हुई थी। महाराणा प्रताप को भी हल्दी घाटी में अकबर से हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें भी चेतक घोड़े पर सवार होकर भागना पड़ा था। औरंगजेब के ज़माने में महाराजा जसवंत सिंह थे, उन्हें भी हार स्वीकार करनी पड़ी थी। ये तो पूरी तरीके से झूठ ही है कि राजपूत या तो युद्ध जीतते थे या वीरगति को प्राप्त होते थे। एक दूसरा झूठ ये है कि राजपूत जिसे वचन देते थे उसे हर हाल में पूरा करते थे और किसी को धोखा नहीं देते थे। इसकी मिसाल भी हमें इतिहास में नहीं मिलती है, बल्कि इसके उल्टा एक मिसाल ये है, ये बड़ा ही दर्दनाक उदाहरण है। दारा शिकोह की पत्नी नादिरा ने 1659 के आसपास राजस्थान के राजा स्वरूप सिंह को अपने स्तन से पानी फेर दूध के तौर पर पिलाया था। नादिरा ने उन्हें अपना बेटा माना था। कहा जाता है कि उसी नादिरा को स्वरूप सिंह ने धोखा दिया। नादिरा के बेटे सुलेमान शिकोह को स्वरूप सिंह ने औरंगजेब के कहने पर मारा था। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि राजपूत जो वचन देते थे उसे निभाते थे। बाबर का कहना था कि राजपूत मरना तो जानते हैं लेकिन जीतना नहीं जानते। अगर हम इतिहास में राजपूतों की किसी तरह की भूमिका को देखें तो मुगल शासन को स्थायी बनाने और फैलाने में राजपूतों की बड़ी भूमिका रही है। अकबर के ज़माने से आखिर तक राजपूतों ने मुगलों के शासन को स्थिरता देने में अहम भूमिका निभाई है। राजपूत मुगल शासन के अटूट हिस्सा बन चुके थे। अकबर से पहले तो राजपूत लड़ाइयाँ ही करते रहे। लगभग 300 सालों तक राजपूतों ने सुल्तानों से लड़ाइयाँ की है। अकबर ने नीति बनाई कि राजपूतों को मिलाकर चलो और इस नीति से उन्हें साम्राज्य के विस्तार और स्थिरता में फायदा भी मिला। अकबर और औरंगजेब के शीर्ष कोटि के योद्धाओं में महाराजा जयसिंह और जसवंत सिंह शामिल थे। ये आखिर तक उनके साथ रहे। औरंगजेब ने 1679 में फिर से जजिया कर लगा दिया था, जिसे बहादुर शाह अव्वल ने आते ही ख़त्म कर दिया था। औरंगजेब के ज़माने में तो केरल को छोड़कर पूरे भारत पर मुगलों का शासन था और इसमें राजपूतों की भी भूमिका रही है। इस बात को मुगल भी स्वीकार करते हैं। राजपूतों का जो अपना साहित्य है उसमें वो बड़े गर्व के साथ मुगलों से अपने संबंध को बताते हैं। उन्हें कोई शर्म नहीं है कि राजपूतों ने मुगलों का साथ दिया। राजपूतों के साहित्य में तो यह बताया गया है कि देखिए हम कितने करीब हैं और बादशाहों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मोहता नैन्सी महाराजा जसवंत सिंह के सहायक थे। मोहता नैन्सी की 2 किताबें हैं, एक मारवाड़ विगत, दूसरी नैन्सी दी खयात। इन किताबों में कहीं भी शर्म का एहसास नहीं है कि हमने ये क्या किया और मुगलों के साथ क्यों दिया। इन किताबों में कोई खेद या अफसोस नहीं जताया गया है। इस गर्व को शर्म में बदलना अंग्रेज ऑफिसर जेम्स टॉड ने शुरू किया। जेम्स टॉड ने यह धारणा बनाना शुरू की कि राजपूत मुगलों के गुलाम बन गए थे और अंग्रेजों ने इन्हें गुलामी से मुक्त कराया। मतलब मुगलों के संबंध को लेकर शर्मिंदगी के भाव को स्थापित करने का काम अंग्रेजों ने शुरू किया था। यहाँ तक कि पद्मावती की इज्जत बचाने के लिए जौहर जैसी बातों को फैलाना टॉड ने ही शुरू किया था। ये बातें बंगाल तक फैल गई। पद्मावती के कथित जौहर की बात तो राजपूतों के साहित्य में भी नहीं थी। अगर हम आज़ादी की लड़ाई पर बात करें तो राजपूतों की कोई ऐसी भूमिका नहीं थी, बल्कि राजपूत राजाओं ने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया था। जितने राजा थे उनमें से 2-4 को छोड़ दिया जाए तो किसी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। लक्ष्मीबाई भी तो आखिर में अंग्रेज़ों के खिलाफ आई। पहले तो लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेज़ों से समझौता करने की मांग की, बात नहीं बनी तो उन्होंने संघर्ष की राह चुनी। लक्ष्मीबाई शुरू से ही बागी नहीं थी। किताबों के अनुसार लक्ष्मीबाई ने बहादुरी दिखाते हुए देश के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा दिया था। ये सब बातें आज़ादी की लड़ाई के दौरान गढ़े गए थे। दरअसल सभी राजा अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। जाहिर है उस वक्त देश की कोई अवधारणा भी नहीं थी।
हम जाति के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या वीर नहीं कह सकते। हम ना तो राजपूतों को वीर कह सकते हैं और ना ही ब्राह्मणों को विद्वान। सबका अपना निजी स्वार्थ होता है और उसी आधार पर शासक काम करता है। जातियों से जुड़ा मिथक हकीकत से काफ़ी दूर होता है और इन मिथकों के लिए इतिहास में कोई जगह नहीं होती है। मेडिकल साइंस की दुनिया में अब डीएनए जैसी चीज़ सामने है। भारत में कोई शूद्र हो, ब्राह्मण हो या राजपूत, 98% के खून एक जैसे हैं। 1-2% लोग अलग हो सकते हैं। राजपूती खून और शुद्धता की बात तो बिल्कुल बेईमानी जैसी है। राजपूतों के मुगलों के साथ संबंध रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई एक जाति तो राजपूत बनी नहीं, कई जातियां राजपूत बनी थी। राजपूत कई जातियों का समावेश है। मिक्सचर ऑफ ब्लड और नस्ल तो शुरू से ही रहे हैं। ये प्रक्रिया तो अब भी चली आ रही है और हमें तो इस पर गर्व करना चाहिए। नस्ल की शुद्धता की बात तो हिटलर करता था। शुद्धता की अवधारणा तो अब खत्म हो चुकी है। राजपूतों की एक खूबी हम इस तरीके से देख सकते हैं कि उन्होंने वीरता की संस्कृति को स्थापित किया। राजपूतों ने मुगलों की संस्कृति को प्रभावित किया। दोस्तों, मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि बीबीसी न्यूज़ के एक आर्टिकल को पढ़कर मैं ये सारी बातें आपको बता पा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।